नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक पॉडकास्ट जो हमारे दर्शकों के लिए नई सोच और प्रेरणा की दुनिया में ले जाएगा। आइए हमारे साथ जुड़कर इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आज ज्ञान और मनोरंजन की नई दुनिया में कुछ चीज़ें जानने जा रहे हैं। बिना समय गंवाए और हम आपको एक खास मेहमान से परिचय करवाते हैं, जो हमारे पॉडकास्ट में अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए यहाँ पर हैं। उनके साथ हम आज उनके सफ़र, उनकी उपलब्धियों और उनकी दृष्टिकोण की गहराइयों में खुद को डुबाने का अवसर पाएँगे। तो चलिए बिना किसी देरी के उनका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हमारे अभिषेक दिल्लीवाला यूट्यूब चैनल पे। प्रीति अमीन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्लीवाला में और पॉडकास्ट विद प्रीति अमीन में आप आए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक क्विक इंट्रो मैं मैम का करा देता हूँ ताकि जो लोग अगर अभी भी किसी असमंजस में हैं, तो हालांकि मैम ने अपने जीवन में इंडियन टेलीविज़न में वेब सीरीज में बहुत सारे शोज करे हैं, बट जो एक शो सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है जिससे लोग ज़्यादा आपको पहचानते हैं। तो कुछ एक ऐसा ही शो था लापतागंज, जिसमें मैम ने सुरीली का किरदार निभाया था, जिस पे बिजी भैया हमारे खूब प्रयास करते थे। अंत में उनको सफलता मिली थी, उनकी शादी भी हो गई थी। तो मैम ने सुरीली का वहाँ किरदार करा है और कमाल की बात ये रही है कि मैम ने उस किरदार में उनका जो कैरेक्टर था, वो ऐसा दिखाया था कि वो बोल नहीं पाती हैं, बट उसके बाद भी जो उनकी लव स्टोरी या जो उनका किरदार जो उन्होंने प्रेजेंट करा है अपनी बातों को एक अलग अनुभव के द्वारा, और हम लोगों को एक नया और एक अलग किस्म का अनुभव देखने को मिला है। तो बहुत ही कमाल का था। तो आप लोग अब पहचान ही गए होंगे कि मैम सुरीली बनी थी लापतागंज शो में, दो 2009 से 2014 तक चला था। सो अब मुझे नहीं लगता है कि आगे किसी को कोई डाउट होने वाला है कि ये पॉडकास्ट किसका हो रहा है, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आ, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और दर्शकों से जुड़ने के लिए। इसे मेरा ये शायद पहला पॉडकास्ट है जहाँ मैं दर्शकों से ऐसे रूबरू होने हम्म। वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं पॉडकास्ट में जुड़ती नहीं हूँ। मैं ज़्यादा बात करने पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आपके आग्रह पे आ गई हूँ और कहीं मुझे भी लग रहा है कि हाँ, चलिए अब समय है कि दर्शकों से कुछ वार्तालाप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने हमें समय दिया, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की कोई बात है नहीं, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। मैम, मतलब मैं शुरुआत करूँगा आपकी जर्नी की। अ, मेरी पैदाइश मेरा ननिहाल अहमदाबाद है, तो हाँ मैं हाँ। अहमदाबाद में पैदा हुई हूँ, लेकिन पली-बड़ी हुई हूँ हैदराबाद में। तो वैसे गुजराती तो पापा प्लस की तरफ से तो तेलुगु। नहीं, नहीं। मैं पूरी तरह से गुजराती हूँ। मेरे पापा भी ओके। गुजरात से ही है, तो अच्छा पुश्तैनी घर अच्छा। वहाँ पर भी था हाँ। अहमदाबाद में, लेकिन फिर मेरे दादा के समय से यहाँ हैदराबाद में सेटल हुए, तो हम्म। फिर बस हैदराबाद में परवरिश हुई, लेकिन मैं पूरी तरह से गुजराती हूँ, पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से। बट आपकी जो स्कूलिंग रही या हाई स्कूलिंग रही वो सब हैदराबाद से हुई। जी, जी, स्कूलिंग, कॉलेज सभी मेरी सारी शिक्षा हैदराबाद में ही हुई है। तो कुछ अपने अर्ली डेज के बारे में बताइए। ये तेलुगु शोज करने से पहले, मतलब ये रुचि इस लाइन में कैसे आई, कुछ फैमिली बैकग्राउंड में भी पीछे क्या ऐसा था कि, या ये इस आपको इसी एक्ट्रेस बनना है, टीवी शोज करने हैं, या इसी चीज में, क्योंकि जैसा मतलब मेरे पास जानकारी है कि आपने इनिशियल डेज में टीवी शोज, मॉडलिंग सब कुछ करा है, तो ये रुचि मतलब ये चीज बिल्ट होना, और उस टाइम पे फैमिली यू नो स्पेशली इन चीजों के लिए उतना वो नहीं रहती थी, अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये लाइन कैसी है, क्या इसमें फ्यूचर बन सकता है। तो क्योंकि आपकी स्कूलिंग वगैरह सब काफी अच्छी रही है, तो मतलब ये टर्न अराउंड, ये थोड़ा आप इसके बारे में बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको ही सारी चीज़ें सही से पता है। तो वो मच बेटर रहेगा कि आप उसको थोड़ा डीपली घुस के एक्सप्लेन करें। देखिए, बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो
गुजरातियों में क्या होता है, व्यापार ही व्यापार होता व्यापार, है। बिजनेस, नो तो डाउट, बिल्कुल। बिल्कुल, तो कला के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन हाँ, माता जी को कला में काफी रुचि रही है, तो हम्म, गाती भी अच्छा है, अच्छा अच्छे चित्र भी बनाती है। उनको फिल्मों का, गाने का शौक, फिल्में देखने का शौक सब रहा है, तो फिल्मों का असर रहा है, जैसे हर भारतीयों के, सब भारतीयों के ऊपर होता है फिल्मों का, कुछ ना कुछ छोटा मोटा असर होता ही रहता है। तो हमारे यहाँ छोटा नहीं मोटा असर था फिल्मों का। तो सुबह उठते फिल्मी गाने बजते थे, पुराने नहीं। 50s के हम्म। 60s के, तो अ, उसी से ये आया शौक। पर लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रही थी अपने ग्रेजुएशन के साथ, और बीकॉम के साथ, और वो करते करते मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन और उसके इंटर लेवल क्लियर भी कर लिए थे। तो उसके एग्जाम्स भी दे रही थी, तो उसमें आर्टिकलशिप भी होती है, तो आपको हम्म। किसी सीए फॉर्म में काम भी करना होता है। वो सारा कुछ किया, वही जैसे हर कोई करता है, वो जद्दोजहद करी। फिर करते करते समझ में आया कि नहीं बाबा, आंकड़ों से नहीं खेल सकते, डायलॉग से खेल ले तो बेहतर होगा। तो इस इस पे तरह अभिनय एक का चीज शौक मैं, जागा। हाँ, मैं एक चीज कंफर्मेशन मतलब चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि माता जी को काफी रुचि थी, बट हम जो इंडियन फैमिलीज होती हैं, यहाँ कितनी भी माता जी बेटा जी की रुचि हो, एट द एंड जो परमिशन या जो मोहर लगती है वो पिताजी से ही लगती है। और पिताजी व्यापारी, और माहौल जैसा आपने कहा कि पूरा बिजनेसमैन फैमिली माहौल था, तो ये माता जी ने जाके मनाया या पिता की लाडली थी प्रीति जी, तो पिताजी ने कहा चलो बिटिया आप चाह रही है तो कोई दिक्कत है नहीं, वे अच्छे घर से हैं तो आजमा लेने दो वहाँ हाथ पैर। नहीं, वही ड्रामा जो सबके घर में होता है। तो एट बड़े द एंड बवाल मतलब, में अच्छा। वही अ, चार चार नहीं 40 बातें सुननी पड़ी, डांट खाई, क्या और मूर्खता मतलब कर रही हो। वो जो सब सबके घर में होता है। अच्छे खासे आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक बोला आप एक्टिंग करना चाहते हो, तो जाहिर सी और बात जब है कि आप घर पढ़ाई में अच्छे में, हो। हाँ, तो जाहिर सी बात है घर में हंगामा मच जाता है, तो चला थोड़ा बहुत हंगामा, वो ड्रामा चला। अ, लेकिन फिर क्या करें, अब बड़े हो गए थे, तो पापा को लगा कि मतलब कितना सुना देंगे, कितना सुना लेंगे और कितना डांट देंगे करेंगे, तो ये लोग अपने ही मन की, तो आ गई इस फील्ड में। मैंने बोला अब आपका कोई सहयोग तो चाहिए नहीं, हम जो करना है खुद करना है, तो उन्होंने बोला करो। और फिर कैसे मतलब तेलुगु शो से आपने शुरुआत करी, नहीं, चक्रवकम मैंने फिर पहला शो। हाँ, एक्चुअली मैंने थिएटर आर्ट्स किया, मैंने थिएटर किया, हम्म। तो मैंने बकायदा उसकी पढ़ाई करी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम्म। एक्टिंग का मैंने कोर्स किया बकायदा। तो कुछ रंगमंच पे कई बिल्कुल तीन बिल्कुल। चार नाटक किए शुरुआत में, हम्म। और साथ में मैं क्लासिकल डांसर भी रही, कथक भी सीखती थी, साथ में चला था, एक्टिंग सीख रही थी, डांस भी सीख रही थी साथ में। हालांकि काफी देर से शुरू किया, हम्म। तो दोनों साथ में ही चल रहा था, और फिर कुछ हम्म। एडवर्टाइजिंग के कुछ ऑफर्स भी आ रहे थे, स्टिल एड्स और वो सब। हालांकि हैदराबाद में इतनी एड्स नहीं बनती जैसे मुंबई में होती है, हम्म। तो वहाँ हम्म। बहुत जो प्रिंट एड होती थी वो करती थी, हम्म। तो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी उससे मिल जाता था। तो वो करते करते अ, फिर तेलुगु शो मिला, ई टीवी का, ई बिफोर टीवी सॉरी तेलुगु पहले। शो हाँ, आप बिफोर तेलुगु शो डांस सिखाते एक्चुअली भी थे, हिंदी ऐसा के। कुछ था? मैं डांस सिखाती थी, बट क्लासिकल नहीं सिखाती थी। क्लासिकल तो मैं सीखती थी, लेकिन मैं साथ में एक इंस्टीट्यूट में डांस सिखाती भी थी। हाँ, कुछ महीने मैंने वहां ये पर भी शौक किया था है। या जस्ट बिकॉज कि सेल्फ स्टेबल होना है तो कुछ फाइनेंशियली वहां से कुछ हो हाँ, जाएगा और आगे? वही था कि अब इस फील्ड में आना है, तो और आ, घर में बोल के आए हैं कि हाँ, आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो अब ये तो क्लियर था कि ज्यादा कुछ घर से मिलने वाला नहीं, घर में रहने दिया वही बड़ी बात है। नहीं नहीं, घर से नहीं बिल्कुल। निकाला था। क्योंकि आपने तो बात ही ऐसी छेड़ दी है जो कोई गुजराती सोच ही नहीं सकता है।
नौकरी तक एक बार हाँ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपने तो बिल्कुल ही पूरब से पश्चिम ले गया आप उन्हें। हाँ, तो और ये ज्यादातर सबके घर की ज्यादातर यही कहानी होती है, जिनसे लगता हाँ, है हर यार घर कि की घर में कहानी है। विरोध हो रहा है। हाँ, यही विरोध है, अच्छा खासा पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, कुछ तो कुछ पढ़ रहे थे, इसमें आ गए। तो जो लोग सब इसमें फील्ड में थे, जो लोग रंगमंच कर रहे थे, उसमें से कोई पीएचडी कर रहा था, एंथ्रोपोलॉजी में कर रहे थे, कोई होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, कोई अगेन बीकॉम या आगे एमबीए करने का सोच रहे थे, सब लोग छोड़ छोड़ के आ रहे थे, तो सबकी यही कहानी थी। तो कुछ कंफर्टेबल थे कि हाँ हर कोई ऐसे स्ट्रगल कर रहा है। फिर ऐसे डांस सिखाने का भी मौका मिला, तो डांस भी फ्री स्टाइल डांसिंग सिखाती थी और साथ में क्लासिकल सीखने का मौका मिला, तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा था, ऐसा नहीं कि अलग एक के बाद एक, सब कुछ एक साथ ही चल रहा था, तो क्योंकि बीकॉम अभिनय कंप्लीट करा था नृत्य या साथ बीच में। में ही छोड़ दिया था? ग्रेजुएशन तो पूरे कंप्लीट। पूरा करना ही था। हाँ, ये तो बात तय थी कि वरना ग्रेजुएशन तो घर से भी पत्ता कट जाता। ग्रेजुएशन खत्म होने तक इतना विचार नहीं आया था, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई चल रही थी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी या तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, या तो फिर हम्म। ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो। अगर उसके साथ करनी है तो आपको एक्स्ट्रा एक परीक्षा देनी पड़ती है, जिसकी एक साल अलग से पढ़ाई होती है। तो वो सब डिग्री के साथ ही कर लिया, तो सब मिलजुल के कर लिया ताकि समय ना बर्बाद हो। तो हो गया वो, इसीलिए हो गया पार। हाँ, लेकिन हाँ अब ये लगता है ग्रेजुएशन करने में, हाँ वो 3 साल चले गए। नहीं तो अगर मतलब आपको इस लगता है फील्ड कि में। वो 3 साल ग्रेजुएशन में ना करके मैं थिएटर या एक्टिंग में और गहराई से उसमें जी अपना समय दे जी। सकती थी, जब टारगेट वही था? हाँ, जब आप 17, लड़कियों के लिए 17-18 ठीक रहता है इस फील्ड में आने के लिए, और तब आप अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, हम्म। ग्रेजुएशन भी कर रही थी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रही थी, तो उसकी भी पढ़ाई तो दुगनी तिगनी पढ़ाई हो जाती है। तो राइट। वो टाइम बेस्ट होता है आने के लिए इस फील्ड में। तो वो अगर समय मेरा बच जाता तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर रहता, लेकिन ठीक है। तो फिर ये 2003 में चक्रवक्कम पहला शो मिला, जहाँ स्रवंथी का किरदार आपने निभाया। तो ये पहला शो कैसे नहीं मिला, और मतलब नहीं नहीं, ये वो पहला अच्छा। नहीं था, वो मेरा ओके। उसके पहले मैं दूरदर्शन के लिए, हैदराबाद दूरदर्शन के लिए छोटे मोटे कार्यक्रम कर चुकी थी। फिर ईटीवी का हिंदी, ईटीवी हिंदी भी शुरू हुआ था। हालांकि वो इतना नहीं चला वो चैनल, तो उस पर एक शो किया था। फिर ईटीवी तेलुगु जो मेन है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क का सबसे मेन चैनल हम्म। है ईटीवी, उस पे एक शो आया था, गृह प्रवेशम। तो वो मेरा ओके। पहला था, और उसके तुरंत ये ही मुझे तेलुगु शो था? चक्रवाकम मिला। जी, तेलुगु में था। और तो तेलुगु में फिर चक्रवाकम मिला, जो काफी पॉपुलर हुआ। तो फिर उसके बाद तो काम कह करती सकते हैं रही। कि ईटीवी के रेफरेंस से जब आपने पहला काम कर लिया, तो उसके रेफरेंस से चक्रवाकम मिला। तो जो पहला शो ईटीवी में आप बता रहे हो, जो तेलुगु शो था, वो जब मिला, उसका हम्म, आपका रिएक्शन, मतलब अगर आपको याद हो, क्या था? कितनी खुशी, मतलब क्योंकि उसके पीछे की बहुत स्ट्रगल, मान लो कोई एक व्यक्ति नहीं है, जैसा आपने कहा, कोई होटल मैनेजमेंट छोड़ के आ रहा है, कोई अपनी डिग्री छोड़ के आ रहा है, और सबका एक एम एक ही था कि एक्टर या एक्ट्रेस बनना है। तो भीड़ काफी थी, हम्म। उस भीड़ से निकल कर, भीड़ को चीरते फाड़ते आके, मतलब एक पहला शो तेलुगु मिला इतने बड़े वो भी चैनल पे, और दूरदर्शन पे भी, जैसा आप कह रहे हो, सरकारी चैनल पे भी काम कर लिया। तो वहाँ थोड़ा चयन अलग प्रकार से होता है। तो वो क्या एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कि कैसे, उसके बारे में थोड़ा तब आप तो बता कुछ काम करते समझ नहीं आते बाहर, जब ईटीवी के बाद चक्रवाकम, सॉरी जेमिनी टीवी का था, ईटीवी पे करने गया हम्म। जेमिनी टीवी। जो जो वो भी एक बड़ी चैनल थी तब, ईटीवी जेमिनी टीवी, वो दो ही चैनल थी जो सबसे बड़ी थी वहां पे। तो जब ये शो काम करते अब तो पता नहीं चलता है, काम करने से कभी नहीं फुर्सत नहीं, मिले उस तो समय उसके नहीं नहीं, बाद काम करते। नहीं, जैसे आपने साइन करा पहला शो, या उन्होंने अप्रोच करा, तो क्या आप कहाँ थे, कैसे चैनल ने अप्रोच करा, वो रिएक्शन एक खुशी होती है ना, जैसे फर्स्ट जॉब मिलने की खुशी होती है। तो उस समय रिएक्शन क्या था, मतलब कि अरे, या सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि इतना यार कर लिया है, ये तो मिलना ही है, कैसा मतलब था? सच कहूँ तो ब्लैंक ही उतना कि
अच्छा, कैसे होगा? पहले तो यही होता है, कैसे होगा? हाँ, क्या हाँ। होगा? कैसे करेंगे? तो खुशी तब नहीं थी जब शो पॉपुलर होने लगते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो लगता है अच्छा, लोग देखते हैं इतना अच्छा, लोग पहचान रहे हैं ऐसा। तब उतना टीआरपी का समझ में नहीं आता था जितना हुँ, आज हुँ, किया। पिछले कुछ सालों से टीआरपी की इतनी चर्चा जो अहमियत। होती है। हाँ, तो ये 2002 और 2003 की बात है, तब तो उतना टीआरपी का समझ में नहीं आता था। और काम करते वक़्त उतना नहीं पता चला, बस ऐसा लगा कि हाँ, काम मिल गया, करते जाओ, बस करते जाओ, ज़्यादा सोचने का वक़्त नहीं मिला था। नहीं, ये बढ़िया बात। और घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मतलब एक आपके लिए तो चैलेंज था वो कि उन्हें रॉन्ग प्रूव करके और कुछ डिफरेंट पाथ आपने चुना, तो मदर जैसा आपने कहा सपोर्टेड रही, पर फादर का क्या रिएक्शन था? मतलब घर वालों का कैसा, मतलब आप गए बताया क्या था? एक्चुअली बहुत सालों बाद जब अच्छे कुछ कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद नहीं, कुछ सालों बाद जब चीज़ें जब काम कंटिन्यूअसली चलने लगा, तो फिर घर वालों को लगा हाँ, ठीक है, किया कुछ। कुछ वरना अचीव करा है? शुरुआत में तो हाँ, कुछ अचीव करा, ठीक है, बराबर है, जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में तो नाखुश ही नाखुश थे। तो इनिशियल में आपने दो तीन तेलुगु शो करे, जिसमें ये आपका चक्रवकम था, एक नन्ना, एक अलौकिका गृह करके प्रवेश था। था। हाँ। हाँ, तो ये 3 शो आपने इनिशियल में करे। इनकी हम्म, साइकिल भले ही उतनी ज़्यादा ना रही हो, अराउंड 3 साल तो थी इनकी साइकिल। हाँ, हाँ, हाँ। चक्रवक्कम की तो ज़्यादा थी। और चक्राखंड की लगभग 3 साल हाँ रही। हाँ, और नाना की नन्ना, मेरे को अगर नाना, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही हो नाना। तो प्लीज़ हाँ, करेक्ट मी, बिकॉज मैं उधर नाना का मतलब हूँ नहीं तो। पिताजी बोलते हैं। ओके। हाँ। हमारे यहाँ ना, अच्छा, नाना मतलब जैसा आपने कहा आपके अहमदाबाद में हाँ, नाना है, तो हमारे। और हाँ, फिर अलौकिका, वो भी अलौकिका, 2 हाँ, साल चला अलौकिका, जहाँ आप हाँ, हाँ, वो भी था। सबसे ज़्यादा तृष्णा, चक्रवाकम था। तृष्णा कृष्णा, आपका हाँ, नाम था। ये काफी जी, यूनिक नेम है, मतलब तृष्णा। हाँ, व्हाट डट इज मीन्स जी। लाइक, क्योंकि यूनिक नाम है। तृष्णा का अर्थ होता है हमेशा जो कुछ कुछ कहीं दूर है उसे पाने की चाह। और जब वो उसे पा लेते हैं तो फिर नहीं चाह जाती कि और कुछ चाहिए, तो हमेशा वो पाने की चाह को तृष्णा बोलते तो हैं, जो हमारे मतलब जीवन की कहानी है। तो किरदार का नाम आपकी जीवन पे सूट कर रहा था, मतलब समझा जाए तो। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तेलुगु हो गया, हैदराबाद हम्म। में आप रहे। हैदराबाद अपने आप में बड़ा शहर है, बट मुंबई उस टाइम भी और आज भी एक बड़ी चीज है। मतलब अगर आप अपने सिटी से निकल के जा रहे हो तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो ये कैसे मूवमेंट कैसे हुआ हैदराबाद टू मुंबई? मैं जब शो कर रही थी तेलुगु में, तब हम्म। अ, हिंदी में जी टीवी पे एक हम्म। टैलेंट हंट था, जी इंडिया प्रेस सिने स्टार की खोज। तो उसमें सिने हाँ। हाँ, तो उसमें भाग लेने का मौका मिला और उसके द्वारा यहाँ आना हुआ। वो कार्यक्रम खत्म होने के बावजूद भी मैं जाकर वापस तेलुगु में काम कर रही थी, क्योंकि वहां से परमिशन लेके आई थी और वो काम हम्म। चालू था। तो वो करते करते फिर यहाँ आते जाते गए, यहाँ पे पहचान हुई मुंबई में। तो जी टीवी के लोगों से पहचान हुई और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काम आगे बढ़ता गया। और हाँ, साथ में सी मेरे मम्मी भी आते थे। तो अच्छा। हाँ, मम्मी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, खास करके यहाँ नहीं, मुंबई में आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल तो स्वाभाविक बात है वो। हाँ, तो उनके सहयोग से हमेशा सुरक्षित रही और अच्छे से कर सकी सब ऐसा। ये सिने स्टार की खोज, आपने इसका ऑडिशन हैदराबाद में दिया था, मुंबई आके दिया था? नहीं, उसका हैदराबाद में था। हर स्टेट में उसके राउंड्स हुए थे। पहले रीजनल राउंड्स थे, फिर नेशनल लेवल पे था। तो जो आंध्र प्रदेश का था, आप तेलंगाना का आप पहला आंध्र आप कहाँ प्रदेश का तक आए था। थे? अ, आंध्र प्रदेश से मैं जीती थी और जब यहाँ आई फाइनल्स, टॉप 6 तक गई थी मैं लड़कियों तो में। अब्बास खान, तब आपसे पहली भेंट जी, वहीं हुई जी, थी?
जी, क्योंकि जी, वो अब्बास भी से सिने मैं स्टार की खोज लखनऊ से सेलेक्ट होके फिर वो जी, पहुंचे थे वो भी वहीं। जी, जी। और हुँ, मतलब आप लोगों का बिल्कुल सेम है, वो भी तेलंगाना हैदराबाद से हैं और मुंबई पहुंचे, आप भी तेलंगाना हैदराबाद से फिर मुंबई पहुंचे। और ये चीज़ आपने, मुझे लगा कि आपका जब सिने स्टार की खोज के बाद जीटीवी ही ने ही शुरू करा था, उसने कई लोगों को अप्रोच करा अपने शोज के लिए, तो आई थॉट कि आप फिर मुंबई रुक गए, बट जैसा आपने अभी बताया उसके बाद आप वापसी हैदराबाद आए, जो पेंडिंग हुँ, शो हुँ। या जो भी चीज़ें चल रही थी उनको कंप्लीट करा। तो फिर जो ये कसम से 2006 में आया, ये इसकी जहाँ आपने लक्ष्मी माखीजा का रोल करा, तो इसकी अप्रोच कैसे है? अ, उसके साथ-साथ हाँ, वो उसके बिल्कुल एक कैमियो ही हाँ था, कुछ चंद दिनों का ही था, मुझसे बोला हाँ गया था। फिर उसमें फिर कैमियो एक्चुअली था। ज़ी का ही हम्म। हाँ, ज़ी की एक चैनल शुरू हुई थी, ज़ी नेक्स्ट तब। तो ज़ी नेक्स्ट पे एक शो मिला तुरंत तभी में झूमे जिया रे, जो डीजेस प्रोडक्शन यहाँ का था, हम्म। जो ये बनाते थे बनेगी अपनी बात और जस्सी जैसी कोई नहीं, जिन्होंने बनाया था वो प्रोडक्शन के साथ। जिसमें आपका ये किरदार जिया डब्बू जो सबरवाल जी जिया का का था। था। हाँ, हाँ। तो वो शो मिला तो वो एक जान अच्छा में जान अनुभव, आई। थोड़ा लंबा अनुभव। हाँ। 2 साल शो चला, 2007 से 2008। नहीं, लगभग साल भर चला वो। मतलब 7 चैनल ही से शुरू लंबी हुआ नहीं मिड चल में। हम्म। हाँ, 7 से शुरू हुआ 8 तक चल 2008 की सितंबर तक चला। उसके बाद फिर 9 में कैमियो ही रोल करा आपने, भास्कर भारती, जिसमें गीता का किरदार निभाया आपने। ओ हाँ, वो तो भूल ही गई। वो हाँ, फिर एक कैमियो किया था, फिर 1 साल का मैंने गैप लिया था लगभग। और हाँ, साल भर का गैप हो ही गया था लगभग, बीच में एक आध ये कैमियो किया था भास्कर भारती, जो अगेन डीजेस का था। और फिर वाप मिल गया लापतागंज। हाँ, तो वही बारिश का मौसम था, खूब बारिश में हमने शूटिंग शुरू करी थी, तो मुझे याद है कि पहले दिन से ही मतलब जब से कदम रखा वहाँ पे कीचड़-कीचड़ होता था क्योंकि खुले में था। तो हाँ, हाँ हाँ। लापतागंज तब। हाँ, और लापतागंज मेरा शुरू हुआ और उतने में मुझे फिर कुछ ही दिनों में दिल मिल गए में एक कैमियो ऑफर हुआ था, तो वो किया। लेकिन ज़्यादा लापतागंज। लाइक हम्म। लापतागंज ही सबसे ज़्यादा चला। हाँ, अहम आपके जीवन का एक हाँ, नाटक है जहाँ आपने एक हाँ, अहम किरदार निभाया था। और हाँ। मतलब आपने कभी ऐसा मतलब सोचा, आज भी मतलब आप उसके बाद भी आपने काफी शो करे, कि यार जिस शो में मैंने कुछ भी बोला नहीं वो इतना पॉपुलर हो गया, मतलब कि जस्ट बिकॉज मेरी एक्टिंग, जहाँ मेरे को बस इशारे से बताना होता था, उस लैंग्वेज से बताना होता था और लोग समझते थे। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया था कि ऑडियंस इतना आपको पसंद करने लगी थी, इतना देखने लगी थी, कि ऑडियंस समझ जाती थी कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो लापतागंज काफी अहम रहा है आपके जीवन में। बट शो की बात करें उससे पहले, लापतागंज के लिए आपको अप्रोच कैसे करा गया, मतलब वाया अश्विनी धीर सर के द्वारा करा गया या आपके जो डायरेक्टर धर्म वर्मा जी हैं उनके द्वारा करा गया? कैसे, मतलब लापतागंज शो कैसे मिला आपको? वहाँ पे जो क्रिएटिव थी, नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नहीं बोला, शायद किसी क्रिएटिव ने मुझे अचानक फ़ोन किया था। हाँ, क्रिएटिव ने किया था, जो मुझे डीजेस की जो शो हो रहा था तब वहाँ से किसी की पहचान के थ्रू बुलाया गया। और हाँ, मेरा ऑडिशन वहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर है अश्विनी धीर सर। अश्विनी धीर अ, जी, वो लिखते भी हैं, वो तो राइटर भी मुख्यतः वो हैं, लेखक, राइटर हाँ, लेखक डायरेक्टर है। सब कुछ है वो तो। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, लिखावट पे तो उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। हम उन बहुत अच्छी है। तो उन्होंने वहाँ उनसे मुलाकात हुई सेट पे, और वहीं के वहीं उन्होंने मुझे किरदार समझाया और मुझसे कहा कि ऐसा-ऐसा करो, और वहीं पे हम्म। कैमरा रोल करके उन्होंने स्क्रीन टेस्ट अच्छा। किया वहाँ खड़े-खड़े। तो फिर और कुछ परिवर्तन भी करवाए, और 5 मिनट में उन्होंने बोला, 10-15 मिनट में उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो फाइनल।
तो उतना ही था। और लापतागंज से पहले आपको पता था मतलब कि ये शो कोई ऐसे सब टीवी बना रहा है, और ये आपके मतलब फेलो कोलीग तो उस समय नहीं, फेलो कोलीग ही रहेगा, अब्बास खान जी तो नहीं, तब खैर तो इतना सोशल कोलीग। मीडिया नहीं था, अच्छा, तो इतना किसी को पता ही अवेयरनेस नहीं नहीं थी। होता है। हाँ, बट ये पता था कि आप अब्बास खान के साथ स्क्रीन शेयर करोगे, मतलब जो लव स्टोरी थी, कुछ कोई आइडिया नहीं। कुछ नहीं पता था, कुछ और आइडिया नहीं और था। जब पहुंचे, जब फर्स्ट डे मिले, तब क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप एक दूसरे को परिचित थे आप लोग। हाँ, मुझे 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 सिर्फ वहां पे इतना याद है, मैं जिस दिन पहुंची थी उस दिन इतनी वहां पे बारिश हो के बारिश हो कीचड़ रही। था। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं, मैं अब यही सोचती हूँ। मुझे पहला सीन अब्बास के साथ याद है, लेकिन अब्बास से मुलाकात ऐसी याद नहीं। उसके जो पहला अच्छा। सीन उसके साथ हाँ, था, हाँ। वो याद है कि उसके साथ, तो और शुभांगी जी, जो मेरी माता शुभांगी जी गोखले मौसी जी, बनी थी। हाँ, मौसी। तो उनके साथ एक सीन था, तो वो मुझे याद है क्योंकि वो भी भरी बारिश में, मतलब वो अपने हम लोग अपनी कुटिया के बाहर बैठे हैं, अपने झोपड़े के बाहर बैठे हैं, और बीजी पांडे आता है साइकिल अपनी लेकर। साइकिल पे। और हाँ, साइकिल लेके, और वहाँ वही आंगन के बाहर से इशारे कर रहा है। तो हाँ, तो मैं देखती नहीं हूँ, और फिर वो आता है और आके मौसी को पटाने की कोशिश करता है, और ये सब खुले में था, और बारिश हो रही है, रुक रही, हो रही, रुक रही। अगर बारिश होती थी तो हम थोड़ा सा अंदर हो जाते थे, फिर बारिश रुकती तो थोड़ा बाहर होकर शूट करते थे, और कीचड़ था और मक्खियां घूम रही हैं, तो और क्योंकि वो नया नया था, पहला सीन था हम लोग का सबका साथ में, तो रीटेक पे रीटेक हो रहे थे, और कभी मूड नहीं जम रहा है, कभी किसी की लाइन नहीं जम रही है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो मुझे वही याद है कि वो कितनी मुश्किल में किया था। बस दिखने में सब अच्छा दिख जाता है कि वहाँ, लेकिन हमारे पैर पैर तो बिल्कुल ऐसे इतने इतने कीचड़ में थे। तो जम उतना गए थे। कट करके, हाँ, उतना कट करके लेते कि सिर्फ चेहरा दिखे, हाथ दिखे, वैसे ही फ्रेम बनाते थे सर। तो वही याद है। और कैसा माहौल था, मतलब आपको कैसा लगता था वहाँ, क्योंकि उससे पहले भी आपने शो करे थे, क्या मतलब आपने डिफरेंस पाया वहाँ लापतागंज और बाकी शोज में। तो लापतागंज का अगर डिफरेंस कहो तो सबसे मुख्य ये बात, सब जनता ने देखी होगी, नोटिस नहीं की होगी, वो सारा ही आउटडोर में होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। नब्बे ओपन प्रतिशत सेट क्योंकि था। खुले में होता है। हाँ, तो भरी धूप में भी हम लोग शूट कर रहे हैं, भरी बारिश में भी शूट कर रहे हैं, आंधी तूफान आ रही तो भी हम खुले में हैं। ठंड तो हालांकि यहाँ होती नहीं है, लेकिन हाँ, तो जैसा भी खरा माहौल है, हम ज्यादातर बाहर ही बाहर शूट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम सब लोग जो आर्टिस्ट थे, टेक्नीशियन थे, हम सब गांव वाले लगने लग गए थे। क्योंकि हम लोग पूरा टाइम धूप में शूट करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सीन अच्छे भी होते थे, लेकिन वो हमको समझ में आया तब तक हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। और ज्यादातर शूटिंग की शिफ्ट होती है 9 से 9 की, हमारी 7 से 7 की लगती थी, क्योंकि हमें डे लाइट ज्यादा बिल्कुल। इस्तेमाल करनी होती थी। तो हमें 7 बजे, हम लोग 6:30 बजे पहुंच जाते थे सेट पे। तो जहाँ और जनता सेट से छः कितनी साढ़े दूर छः बजे उठती है, तो सेट वहाँ से हम कितनी लोग दूर साढ़े पे छः घर था आपका? मेरा तो ज्यादा दूर नहीं था, मेरा तो 10-15 मिनट की दूरी पे ही था, तो मेरे या लिए यूँ कह आसान लो था। आपने लिया ही वहीं था कि भाई ऐसा टाइमिंग है तो कौन ही अप डाउन कर नहीं, पाएगा। मेरा पहले से वही था, पास में ही था, तो मेरे लिए कुछ किस्मत थी कि सौभाग्यवश पास में ही मिला सेट। तो ये राहत थी। कई बार दोपहर में आके घर पे आके खाना भी खा के जाती थी। हाँ, और क्या, जब आपका टाइम नहीं है तो अपना आ गए वहाँ, दस हम्म, पंद्रह मिनट जैसा आप बता रहे हो अपना। उसके बाद चलो लापतागंज पे भी आएंगे, और क्योंकि जर्नी आपकी काफ़ी लंबी है और समय को भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद लापतागंज 9 से 14 काफ़ी लंबा मतलब टाइम पीरियड था, बट लापतागंज पे आपने जब फर्स्ट वाला लापतागंज फिनिश हुआ, आपने लापतागंज का जो दोबारा आया लापतागंज फिर से आपने ज्वाइन नहीं करा, तो मतलब क्या वजह रही, मतलब आपको ऐसा क्या लगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर काफ़ी पसंद करा जा रहा था, ऐसा कुछ था नहीं
कि भाई एक होता है ना कि पब्लिक उतना लाइक, वो जो केमिस्ट्री थी आपकी और विजय पांडे की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, वो काफी लाइकनेस लोगों को, मतलब काफी वेट करते थे कि इनका कुछ आए, मौसी के इंटरफेरेंस आए बीच में, तो वो एकदम माहौल अच्छा, लोगों को पसंद आता था। वो यही हो जाता है ना कि लगातार करते-करते डेली सीरियल में फिर आपको एक कलाकार के रूप में ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं करने को मिल रहा है, वही का वही कर ग्रोथ नहीं रहे हो रही। हैं। हाँ, कुछ नवीनता नहीं है, कुछ हम्म। अ, अलग, कुछ नयापन नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी नया-नया सब कुछ जो कर पाते थे, क्योंकि इस किरदार की भी थोड़ा सीमित था ये कि इसमें क्योंकि डायलॉग नहीं थे, तो बहुत बोलने के लिए, करने के लिए भी नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि दोबारा नहीं जुड़ना है इसमें। और बाकी प्रोडक्शन की तरफ से तो बहुत हम्म। अच्छे थे वो लोग और बहुत सपोर्टिव थे, तो उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, वही मैं मतलब, इसमें कितने परसेंट ये वजह थी कि कुछ न्यू लर्निंग नहीं है, एक म्यूट कैरेक्टर आप कर रहे हो, और कितने परसेंट ये था कि यार मतलब हेक्टिक हो रहा था, सेट ऐसा था, 45 डिग्री 40 डिग्री में काम कर रहे हो, टैनिंग हो रही है, हेल्थ इश्यूज होते थे। नहीं, वो तो धूप और टैनिंग का तो क्या था, वो उसकी तो आदत पड़ गई थी। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो वो तो करना ही है। हाँ, अब हम्म। कैरेक्टर के हिसाब से आपको लगता है कि कलाकार को एक कुछ नया चाहिए होता है, वही वही करते रहने में एक, हम्म। क्या बोलते हैं, एक स्टैग्नेशन आ जाता है, कुछ मज़ा नहीं आता, तो उसी वजह से, और तो कुछ नहीं। अच्छा, बीच में ही आपने सीआईडी और आहत में भी कुछ एपिसोड करे थे, तो ये कैसे, मतलब इतना टाइम या अलाउ कर दिए जाते थे आप लोग कि दूसरे शोज में भी जाके कुछ एपिसोड कराए? लापतागंज मंडे टू फ्राइडे ही था, 5 फ्राइडे दिन आता था। था। हाँ, 5 दिन। हाँ, मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे संडे नहीं था, तो वो राहत होती थी कि हाँ, बीच में। और लापतागंज में काफ़ी सारे किरदार थे, तो हर हर कलाकार को कुछ न कुछ दिन की छुट्टियाँ मिल ही जाती थी, तो हम दूसरा काम कर पाते थे। हमारे अ अश्विनी धीर सर का ही दूसरा एक शो था, गिली गिली गप्पा, सब टीवी गिले का, गिले तो सा। वो, हम्म। हाँ, वो भी मैंने बीच में किया था। तो ऐसा समय रहता था कि हम्म। हाँ, कर पाते थे दूसरा। तब क्राइम पेट्रोल भी शुरू हुआ था नया-नया बिल्कुल उसी बिल्कुल। दौरान, तो और तब क्राइम पेट्रोल जैसा बाद में रहा वैसा नहीं था। अ, शुरुआत के 1-2 साल बाद, जो अगले इसका तीसरे चौथे साल से बहुत अच्छा पिकअप किया और बहुत अच्छी स्टोरीज आती थी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ करता था। तो मैंने क्राइम पेट्रोल भी किया और फिर ये सीआईडी और आहट के भी कुछ चंद एपिसोड करने कि का मौका बिल्कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आगे अगर बढ़े तो 12-13 में आपने मिस कौशिक की 5 बहुएं, जो 1 साल चला, हाँ। जहाँ कोमिला बल्ला हम्म। का आपने किरदार निभाया था। जी जी। तो हाँ, मिसेस और कौशिक की 5 बहुएं, हाँ। बिल्कुल। हाँ। और 13 में ही फिर उसके तुरंत बाद आपने दिल की नज़र से खूबसूरत एक शो आया, जो आपने ज्वाइन करा, हाँ, दिल की नजर से जहाँ खूबसूरत। अनीशा का किरदार आपने निभाया था। हम्म। खैर, वो उतना ज़्यादा किया हो कुछ उसका हाँ, याद भी नहीं है। हाँ, ज़्यादा मिसेस नहीं है, कौशिक की 5 बट बहुएँ। हाँ, याद मिसेस है। कौशिक की 5 बहुएँ एक अच्छा अनुभव रहा रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस का। तो वो, हाँ, वो अचानक इतना सालों बाद इन आउटडोर आउटडोर शूट करते हैं, इसमें ये पूरा टाइम इंडोर था, तो काफ़ी अच्छा रहता था। अ, इसी चीज़ पे जो आपने अभी पीछे बोला था कि जैसे लापतागंज छोड़ने का कारण यही था कि पर्सनल लेवल पे ग्रोथ नहीं हो रही थी, और एक कलाकार हमेशा चाहता है कि उसको अलग अलग किरदार मिले, ताकि वो अपना अभिनय जनता को दिखा पाए कि वो कितना टैलेंटेड है, हुँ, ना कि जनता यही समझे कि यार, क्योंकि माइंडसेट हो जाता है कि यार ये तो बोल भी नहीं रही है, म्यूट करेक्टर है, तो आगे कहाँ ये कैसा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी।
एक यही वजह थी कि आपने 2022 में दुर्गा और चारू जो एक शो आया जहां आपने हम्म। नेगेटिव किरदार भोली का करा। तो दुर्गा चारू कलर्स पे एक शो आता था, बैरिस्टर बाबू। तो उसका बिल्कुल। सीजन 2 आने वाला था। तो बैरिस्टर बाबू मुझे काफी पसंद था। उसमें जो छोटी बच्ची थी और तो जो बॉन्दिता बनी थी उसमें, तो मुझे हम्म। वो शो मेरे ध्यान में था। और फिर 2022 में ये उसका जब सेकंड सीजन बन रहा था तो मुझे बोला गया कि उसमें नेगेटिव। तो मैंने बोला नेगेटिव, मैं ज्यादातर नेगेटिव पसंद नहीं करती हूँ। अब लोग बोलेंगे आप कलाकार हैं तो आप तो कर सकते हैं नेगेटिव, ऐसा क्या है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद नहीं करती हूँ ज्यादा। लेकिन हम्म। तो मैंने बोला कि बाबा नेगेटिव मेरे चेहरे पे कैसे ठीक लगेगा आपको? तो क्योंकि उन्होंने एक बोला वो हमको ऐसा आपका ही चेहरा चाहिए कि उनको थोड़ा बड़ी मीठी लगे लेकिन फिर मीठी छुरी बने, तो ऐसा कुछ हम्म। चाहिए था उनको। तो मैंने बोला ठीक है चलो कर लेते हैं। हाँ वो भी उसका ये। ऑडिशन हाँ, देके भूल गई, लेकिन वो फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। यही मेरे को क्लियर करना था कि मेरे दिमाग में ये था कि जैसा आपने लापतागंज छोड़ने की वजह यही थी कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर प्ले करने को नहीं मिल रहे थे, दैट्स व्हाई यू स्विच्ड इनटू नेगेटिव रोल। बट आपने क्लियर कर दिया कि दैट वाज नॉट योर चॉइस, वो लकली उनका ही चॉइस था और आपने फिर वो सिलेक्ट हो गए। और हम्म। अ, और उसके बाद फिर एक और शो कथा आंखें, कथा अनकही, कथा अनकही। कथा आ, अनकही सॉरी, हाँ हाँ वो भी आपने करा जहाँ आपने मतलब वो शो चला, ज्यादा नहीं चला हाँ। पर कथा नीरजा नीरजा कन, का किरदार आपका कथा अनकही तो काफी पॉपुलर रहा। नहीं पॉपुलर रहा पर सोनी, रन टाइम एक ही साल। देखिए आज के समय में अगर एक साल शो चलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल 3-4 महीने से ज्यादातर शोज नहीं चल रहे हैं। उसके सामने ये शो एक साल चल गया। और उसमें भी मुझसे पहले कहा गया था कि ये कैमियो है, लेकिन उनको पसंद आया तो उन्होंने कहानी में इसे आगे बढ़ाया इस किरदार को। तो हम्म। और सोनी टीवी का ऐसा है कि उनकी ऑडियंस ज्यादातर अर्बन ऑडियंस है, शहर की ऑडियंस है। जबकि आप कलर या स्टार जी के देखो तो उनकी छोटे रूरल। शहरों की भी ऑडियंस, हाँ, रूरल हो या बी टाउन हो, यू बी नो। टाउन। तो उस आप बोल सकते हैं कि हाँ, एक सेमी अर्बन जैसे में भी उनके शोज की काफी पॉपुलैरिटी है। लेकिन सोनी का खास करके शहरों में ज्यादा उनके दर्शक है। तो अ, तो मुझे उसका शो, उसका भी मुझे ऐसा नहीं लगता था। मैंने बोला अच्छा पता नहीं, चलो कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि शहर के लोग मैं एक डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, वो नहीं थी, मैं उनके पास पहले पहले ही गई थी। तो वो मेरा जांच करते करते फिर अच्छा बोलती है कि मैं 8:30 बजे तक घर पहुंच जाती हूँ कथा देखने के लिए। मैंने बोला आप जानते हो। नहीं नहीं, वो मुझे मुझे इसीलिए उन्होंने बात छेड़ी कि और उन्होंने मुझे ये देखा है। सोनी का हाँ। शो मिलने का मतलब, अगर 2011 में जाए, कॉमेडी सर्कस के तानसेन आपने करा था सोनी के साथ, आई थिंक फर्स्ट शो, हम्म। जो इसमें जहाँ आप एक कंटेस्टेंट के रूप में गए थे। तो ये लिंक मतलब ऐसा रहता है चैनल का कि इस व्यक्ति नहीं ने नहीं, हमारे ऐसा साथ नहीं कराया और रहता। इसका, या वो फिर वो कास्टिंग वाले पे ही कास्टिंग होता वाले है सब कि। जगह अलग होता है। ओके। और क्योंकि देखिए कास्टिंग का यहाँ कैसा है, ठीक है आपका एक शो चल रहा है तो अ, वो कास्टिंग के सर्कल में खबर रहती है कि हाँ ये फला व्यक्ति हम्म। यहाँ शो कर रहा है, फला व्यक्ति यहाँ शो कर रहा है। तो कास्टिंग वालों में आपस में भी बात होती है, यार आप लोग के पास कोई ऐसा आर्टिस्ट है, हमारे ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो कोई बोलता है कि हाँ ये अभी ये शो कर रहा है लेकिन इनके पास बाकी डेट्स होगी, तो आप इधर उनको वो यहाँ पे आपसी भी में पूछ लो। एक दूसरे का हाँ बॉन्ड आपस रहता है में। उनका, मतलब हाँ इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। और 2000
मैं थोड़ा बैक में जाऊंगा, मतलब मैं रियलिटी शोज पे, अगर हमने अभी कॉमेडी सर्कस के तानसेन रियलिटी शो ही था, एक आपने राजस्थानी शो करा जहां आपने जो चीज सीखी थी उसी को जज करने का टाइम आया, नच ले बिंदनी, हाँ, नच राजस्थानी ले बीनी। राजस्थानी शोज 2014 में जहां आपने जजिंग करी, क्योंकि आपने डांसिंग करी थी, टीचिंग करी थी, हम्म। तो वो अनुभव कैसा था? मतलब एकदम जॉनर ही चेंज हो गया, फ्रॉम प्लेइंग ए रोल और नाउ यू आर ए जज। माइंडसेट कैसा था उस जज समय? जज जज करना बड़ा कठिन होता है इट्स टू कि डिफिकल्ट। हाँ, नहीं, आपको बोलना पड़ता है कि नहीं, ये ठीक नहीं था, वो हम्म। ठीक नहीं था, वो भी कैमरा पे। तो और वहाँ फोकस सब ज्यादा चीजें। रखना पड़ता है, ऐसा भी है कि एक एक चीज नोटिस करनी है यार, जज हो आप? नहीं, नहीं, वो तो हो जाता था। नोटिस करना तो हो अच्छा। जाता था, मुझे बस ये लगता था कि कैमरा पे सबकी खामियां निकालनी। अच्छा बोलना है तो अच्छा कुछ है तो बोल ही देते, हाँ। लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं है तो आप अपने शब्दों का चयन ऐसे करें जिससे कि सामने वाले को खराब ना लगे। तो वो थोड़ा कठिन रहता था कि हाँ, आपको बड़े प्यार से बोलना है। खैर, अच्छा बोलना कुछ कठिन बात नहीं थी, लेकिन कुछ खामियां दिख बताना, वो भी कैमरा पे, तो मुझे लगता था यार, कैमरा पे क्यों हम ये सब करते कि ये यही अगर हम जैसे हम सीखते थे तो हमारे गुरुजन जो हमको सिखाते थे कि ये देखिए, आपकी ये मुद्रा ठीक नहीं है, यहाँ आपका थाप ठीक नहीं है, आपका पैर ठीक नहीं है, तो समझ में आता था कि डांट खा ली तो भी चलता था, लेकिन यही कैमरा पे तो ये इस अच्छा पे नहीं एक चीज मैं लगता। आपसे कंफर्मेशन चाहूंगा, अगर आप क्लियर कर सको, कि जैसा आपने कहा कि जज, इसमें चैनल प्रोड्यूसर या चैनल की साइड से रहता था कि कोई कंटेस्टेंट को इसको यार अच्छा ही दिखाना है, अगर कुछ लैकिंग करता है, या एक वो होता है ना फेस वैल्यू बन जाता है, टीआरपी भी लाता है बंदा, तो ऐसा कुछ होता है या टोटली जज पे ही निर्भर होता है कि वो फुल फ्रीडम रहती है? इज अप टू यू। नहीं, ये चैनल का उतना इंटरफेरेंस नहीं था तब, उस शो में तो हम्म। नहीं था। बाकी रियलिटी शोज में थोड़ा बहुत तो चलते रहता है। चैनल का होता हम्म। है। और फिर चलो बाकी तो करंट पे ऑडियंस आ जाते हैं। समझदार है, समझदार है, समझते हैं। बस मुझे भी मेरा आंसर मिल गया। अ, ज़्यादा उस पे नहीं जाएंगे। 2023 बहुत ही पॉपुलर नाटक ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरे घर पे भी देखा जाता है, अभी मम्मी ने बंद करा है। उस पे आपको, आपका रोल वहाँ आया, एडवोकेट बने आप उसमें, स्टार प्लस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल, मतलब आपकी अप्रोच कैसी रहती थी कि यार जो काम आ रहा है मेरे को काम करना है, मैटर नहीं करता, कैसे? अ, अ, मैं इसका थोड़ा सा पीछे जाके बिल्कुल कहूँगी। बिल्कुल पीछे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं विपश्यना करती हूँ। तो विपश्यना एक किस्म की साधना है जहाँ आपके आप अंतर्मुखी होके आप अपनी संवेदनाओं को देखते हैं, आपके अंदर जो सारी उथल-पुथल है, उसे हम्म। अनुभव करते हैं ताकि आपके मन को शांत कर सके, स्थिर कर सके, क्योंकि जीवन तो जैसा है वैसा है, सबके लिए कठिन ही है। तो आपको इन परिस्थितियों का सामना करके जीना पड़ रहा है। तो जैसे-जैसे मैं साधना करती गई और उसकी शिविर के लिए जाती थी, विपश्यना शिविर के लिए, और हम्म। घर पे भी आके उसकी साधना मैंने बनाए रखी। तो उससे मेरे स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आया। स्वभाव में परिवर्तन आने से सोच में परिवर्तन आता है, आपके हम्म। व्यक्तिगत संबंध कहिए या फिर काम के जो काम के लिए होता है, या फिर आपके मित्रों में, या फिर किसी से भी आपके संबंध सुधरते जाते हैं, आपका उनके साथ इंटरेक्शन सुधरते जाता है। कहीं भी कुछ कठिनाई आती है तो क्लैरिटी आ जाती है। तो ऐसा करते-करते जब मुझे नेगेटिव रोल नहीं करना था तब मुझे नेगेटिव रोल मिला, तो मैंने बोला कि ये क्यों मिला है? दुर्गा चारू ने, वो कर हम्म। लिया, चलो हम्म। वो कर लिया। और उसके तो वो चल रहा था कलर्स पे, वो करते-करते साथ ही में मुझे सोनी का शो आ गया दूसरा, साथ में ही। तो जबकि मुझे पता है उस शो के दौरान बाकी लोगों को दूसरा काम नहीं मिल रहा था, मुझे मिल गया।
अचानक। तो मैंने बोला मिला है तो चलो कैसे करेंगे वो नहीं पता है क्योंकि डेट्स की तकलीफ तो होती ही है, लेकिन संयोगवश जो दुर्गा चारू के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला कि आप कर लीजिए दूसरा शो, तो वो भी किया। सोनी का कथान का कथान का ही खत्म हुआ ही था उतने में। ये रिश्ता क्या कहलाता है का क्या सीजन लीप हो कहलाता? रहा था। बिल्कुल। हम्म। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है का सीजन का लीप हो रहा था, तो उसमें अक्षरा का रोल मिल गया। तो मैंने बोला वही कि मैं अब कह रहा हूँ, काफी पॉपुलर आ शो। गया सब अपने और आप। और हाँ अक्षरा, आप समझ रहे हो कि हाँ जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ शो फेमस हुआ, नो डाउट। हाँ हाँ। तो मुझे भी जब इन्होंने बोला कि अक्षरा करो तो मैंने बोला अक्षरा, मैंने बोला अक्षरा तो बहुत पहले थी। तो उन्होंने बोला बिल्कुल। नहीं वो सीजन 1 में थी, फिर सीजन 3 में हम्म। फिर जो प्रणाली आई उसका नाम भी अक्षरा रखा था इन लोगों ने। हम्म। तो मैंने बोला हाँ वो थी। मैंने बोला तो अब कहाँ से दूसरी तीसरी अक्षरा, आप क्या बोल रहे हैं। हम्म। तो मुझसे कहा गया कि नहीं अब इसका भी सीजन लीप हो रहा है तो 20 साल का लीप बता रहे, तो हमको फिर से हम्म। अक्षरा ही चाहिए, थोड़ी बड़ी चाहिए। अच्छा। तो मैं सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ उस जब ये कास्टिंग वाले ने फ़ोन किया, तो हाँ। मैंने बोला मैं सोच के बताती हूँ। मैंने सच में जब उसने फ़ोन रखा मैंने बोला ये शायद झूठ बोल रही है। ये सच नहीं हो सकता। हाँ, मैंने मैंने बोला ये क्या बोल रही है? मैंने बोला और मुझसे कहने लगी कि आपका चेहरा काफ़ी मिलता है तो उनको आपके जैसा ही हम्म। चेहरा चाहिए और जिनको एक्टिंग भी आती हो। अ, तो मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं? मतलब बोला ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। तो मैंने तो मना कर दिया था, मैं सच कहूँ तो। मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है मना कर दिया था पहले। वजह? मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी और जब मेरी जाने की तारीख थी 5 दिन के बाद थी, तो उस 5 दिन पहले इन लोगों ने बोला और मुझे जिस कास्टिंग वाले ने फ़ोन किया था मुझे उस पे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने मना कर दिया। हुआ ये अब पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे। मैंने कहा मैं साधना करती हूँ विपश्यना साधना, तो मैं साधना करने बैठी और वो था अपना दशहरा का पहला दिन। दशहरा अच्छा। की जो एक रात पहले होती है वो अमावस की रात होती है। अमावस। हाँ, अमावस्या की रात होती है। तो मैं साधना करने बैठी और अचानक मेरे मन में आया कि यार इस ये जो बोल रहे हैं इस पे विश्वास करके तो देख थोड़ा-सा। मैंने बोला अरे ऐसा क्यों, मुझे ध्यान करते हुए ये विचार क्यों आने लगा? वो ध्यान करते वक्त वो एनर्जी आई आपके पास? हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बोला ये कैसा ख़्याल आ रहा है? अच्छा मैं दिन में उसे मना करके उसको भी 2 दिन हो चुके तो मैं भूल गई। मैंने बोला नहीं करना है, खत्म बात। तो मैं तो जाने की तैयारी में थी और उस दिन रात में साधना करने बैठी। मैंने बोला ये क्या विचार आ रहा है? तो मैंने बोला अच्छा चलो एक काम करती हूँ, सुबह उठ के फिर उससे बात करती हूँ। तो हम्म। फिर ऑडिशन लिंक भेजा मैंने। तो अब अच्छा वो करके भी भूल गई और बिल्कुल जिस तारीख को निकलने वाली थी उसके एक रात पहले सुबह मैं निकलने वाली थी, सुबह ऐसे 10-11 बजे। एक रात पहले मुझे वहाँ मेन ऑफ़िस से फ़ोन आता है कि आपको फाइनल हम्म। कर दिया गया। अब मैं और तब तीसरा दिन था नवरात्रि के। तो ओह तो मैं वाह। नवरात्रि में रात में गरबा के लिए भी जा रही थी और वो हम्म। उस दिन हमारी तरफ से प्रसाद भी था तो हम कुछ भोग लगा रहे थे, तो वो सब तैयारी में थी। तो अचानक ये आता है कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। हम्म। अब मैं सोच में पड़ गई, मैंने बोला ये सच में कुछ चमत्कार तो नहीं? हाँ, हाँ ये क्या हो रहा है? तो अगर तो कहूँ कि सब कुछ संयोगवश हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है कि अलग-अलग चैनल करना है, सब हो गया अपने आप। चलो, बहुत ही बढ़िया बात। और अच्छा हुआ, मतलब जो चीज़ होती है हाँ। अच्छे के लिए होती है। और देखो, काफ़ी अच्छा शो हुँ, मिला और अच्छा ही हुआ। कुछ मैं एक Q&A सेक्शन चलाता हूँ जहाँ मैं कुछ क्वेश्चन हुँ। पूछता हूँ। मतलब उस पे आप जल्दी जल्दी जवाब देना, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक ऐसी चीज़ जो आपको इस इंडस्ट्री में अच्छी लगती है और बुरी लगती हो। एक अच्छी चीज़ जो इस एक चीज़ इंडस्ट्री की जो आपको अच्छी लग बहुत अच्छी लगती है और एक बहुत बुरी लगती हो। एक चीज़ जो इस इंडस्ट्री की अच्छी लगती है कि हाँ, आप
नए दर्शकों से या फिर जो लोग दूर बैठे हो उनसे जुड़ पाते हैं, वो तो बहुत अच्छी लगती है। एक जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है आपके वर्क टाइमिंग्स, 12 घंटे काम हम्म। करना पड़ता है और 12 घंटे से ज़्यादा ये एक्चुअली हम लोग जल्दी आते हैं और मैंने फिर जितने लोगों देर से तक बात जाते करी ना, सब ने बुरी लगी बात यही कही है कि यार 12 घंटे सिर्फ टाइमिंग, हैं। पर्सनल लाइफ खत्म, कुछ है ही नहीं। मतलब ना खुद के लिए टाइम दे पा रहे, ना फैमिली के लिए टाइम दे पा रहे, ना हेल्थ अच्छी होती, ना फूड डाइट अच्छी होती, कुछ नहीं, सब तहस हाँ, नहस। और हाँ। गलती से लीड रोल में हो तो सुचिता मैम से भी लास्ट सॉरी पॉडकास्ट करा तो उन्होंने कहा अगर आप लीड रोल में हो तो समझ जाओ भैया तुम खत्म, क्योंकि फिर तुम्हारे पास बस वही बचेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूवी सॉरी टीवी या वेब सीरीज? क्योंकि अभी आप वेब सीरीज कर रहे हो तो ये प्रश्न जरूरी है। हाँ। अब टीवी या वेब सीरीज में चुनाव हम नहीं कर रहे, अब दर्शक कर रही है, क्योंकि अब टीवी से वेब आपको सीरीज किस में की ज्यादा ओर मजा आ रही है। मतलब करने में आया? एक होता है ना कि आपने तो इतने सारे हाँ, टीवी अब वेब शूट सीरीज करे। में अभी ये हो रहा है कि अब सीजन वाइज होता है कि मतलब 50 एपिसोड या 100 बिल्कुल एपिसोड बिल्कुल। है। तो मतलब आपका किरदार मतलब उस उतने में ही आप जितना कर सकते हो उतना अच्छा कर लिए, फिर वो खत्म, फिर आप नए पे जा रहे हो। तो ये कलाकार के लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है कि मतलब थोड़े में बिल्कुल करो बिल्कुल और आगे बिल्कुल। बढ़ जाओ, नया कर सकते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। वेब सीरीज। कभी प्रीति को अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है या पहले मिला भी हो तो क्या चॉइस क्या रहेगी? यू वांना गो? अच्छा चलो ठीक भैया, हमें आंसर मिल गया, हमें नहीं जाना ऐसी जगह। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप डू यू लाइक, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन फ्रेंडशिप? या आपके लिए क्या सही चली? आपने मतलब ऑफ एक स्क्रीन तो क्या ऑब्जर्वेशन। बड़ा सीमित सीमित समय होता है, हम्म। सॉरी ऑन स्क्रीन बहुत सीमित समय मिलता है। ऑफ स्क्रीन वाले ही दोस्त जीवन में नहीं बट ज्यादा लंबे हम चलते ऑन स्क्रीन वाले लोग भी मतलब दोस्ती में कंटिन्यू, समझ रहे हो कि मान लो ऑन स्क्रीन किसी से मिले, अच्छा मतलब दोनों की वाइब मैच हो रही है तो वो दोस्त है, भले रोज ना मिल पाए, रोज बात ना हो पाए, पर अच्छे दोस्त हैं। ऐसा है? नहीं, या नहीं, मेरे ऑफ यू गो स्क्रीन विद वाले ऑफ ही ऑफ ज्यादा दोस्त। ओके। ऑफ ऑफ स्क्रीन वाले ही ज्यादा है, हाँ। ओके एंड आप अपने जो टीवी कोलीग्स रहे हैं, जितने भी पुराने नए या जो आगे बनेंगे, मतलब आगे तो छोड़ दो, जो पीछे के रहे हैं या जो भी हैं, उनसे कितना फ्रीक्वेंट आप टच में हो, मिलना या फोन पे बात करना? आ, मेरे बहुत गिनती के दोस्त हैं और ओके। कलीग से जो मिलना जुलना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि मेरा भी व्यक्तिगत जीवन व्यस्त रहता है, तो हम्म। इतना। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे नहीं होती हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे रह के एक दूसरे से टच में रहते हैं, मैं सोशल मीडिया पे ही इतनी कम रहती हूँ। ये तो आज इस पॉडकास्ट पे आपके आग्रह पे आ गई हूँ मैं, वरना ये भी नहीं नहीं रहती हूँ, मैं गायब ही ये रहती तो थी। मैं लकी हूँ। हम्म। लाइक इफ यू want to describe yourself in a one word or one sentence, then कैसे करोगे? कृति अमीन क्या है? If हम्म। you describe in a single sentence. अपने आप को एक वाक्य में अगर पिरोना तो मुश्किल है, लेकिन यही हम्म। कहूंगी कि जीवन के जो भी अच्छे और बुरे अनुभव हुए हैं, वो सबको साथ में संजो के उसमें से जो सीख मिलती है वो सीख को रख के, और जो चीज नहीं काम की उसको छोड़ के आगे बढ़ती रहती हूँ और अपने आप को समता में रखती हूँ, ताकि मैं भी सुखी रहूं और मेरे हम्म। आसपास के लोग भी सुख शांति से रहें। ओके। एक्टिंग के लिए हम लोग, हाँ, एक्टिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए? तो अ, हमारे लिए वॉइस एक्सरसाइजेज होती थी, मुझे याद है हम लोग थिएटर में करते, तो वॉइस एक्सरसाइजेज। आजकल हाँ, अभी हम लोग को फिट रहना पड़ता है, तो फिजिकल एक्सरसाइजेज। तो मैंने देखा कि अब हाँ, हमारी शब्दावली बड़ी सीमित होती जा रही है। हम वही घिसे पिटे शब्दों का उपयोग करते हैं, या फिर बहुत अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। तो ना हम ठीक से अंग्रेजी में बात करते, ना पूरी तरह अंग्रेजी में बात हम्म। करते, ना पूरी तरह हिंदी में बात करते हैं। बिल्कुल। और
अगर कुछ किसी चीज़ को गहराई से अगर उसका भाव समझाना हो तो बड़े छिछरे शब्द आते हैं मुँह में। तो मुझे लगा कि हमारे कलाकार के लिए ये शायद ठीक नहीं है। तो हम कैसे अपनी शब्दावली सुधारें ताकि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अभिनय करते हैं, तो एक तो होता है स्क्रिप्ट लिखी हुई आती है और दूसरा होता है कि आप उसमें कितना डाल सकते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि मुझे पढ़ते रहना चाहिए ताकि शब्दकोश बड़ा होता जाए, हमारे और हम अपने आप को अच्छी तरह से अपने आप को व्यक्त कर सके, कुछ अलग शब्दों से व्यक्त कर सके। तो ये बहुत मुझे ज़रूरी लगता है, तो इसलिए मैं पढ़ती रहती हूँ। तो इसीलिए मेरी शायद भाषा और भी सुधर रही है। और मैं ये मतलब कह दूँगा कि जो व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देखेगा या इस सेगमेंट को देखेगा, वो आपकी कला का तो देखो फ़ैन रहा ही होगा, अभिनय का आपके फ़ैन रहा ही होगा, आपकी हिंदी का भी फ़ैन होने वाला है इस पॉडकास्ट के बाद। क्योंकि एक्टिंग के फैंस आपके थे हैं और वो उसी के ज़रिए ही मतलब वो रीच आउट भी कर रहे हैं। बट इस हिंदी जो ये पॉडकास्ट व्यक्ति सुनेगा ना, हिंदी का फ़ैन होने वाला है ये डेफ़िनेटली, क्योंकि मैं हो गया हूँ मैं आपको ऑलरेडी। बता दूँ हमारे स्कूल बिल्कुल। में मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, जहाँ पे हुँ, हमको हिंदी बोलने पे हमको मारा जाता था ओह! यहाँ पे हाथों ओह से। माय गॉड! मैंने मार खाई हिंदी है बोलने पे? हिंदी बोलने हिंदी बोलने के लिए। और मुझे फिर इम्पोजिशंस होते थे कि इम्पोजिशन लिख के लाओ, मतलब 100 बार एक ही चीज़ लिख के लाओ कि आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी। तो अब जब और ये बड़े आप होने के बात कर बाद रहे मैं हो सेंट एंड्रीज़ स्कूल हाई स्कूल की? सेंट एंड्रूज हाई स्कूल बिल्कुल, 19 91 या 92 की बात कर रही हूँ। 92 हाँ, क्योंकि स्कूल का नाम हालाँकि मैं लेता नहीं, बट हाँ, अगर कोई स्कूल ऐसा सेंट कर रहा एंड्रूज। है अपने देश में ही, तो भैया ये गलत है, टोटली गलत है। आज बड़े होने के बाद मैं सोच रही हूँ, मतलब हिंदुस्तान में रह के हम हिंदी नहीं बोल सकते और हिंदी बोलने के लिए हमें सजा दी जाती थी। और मैंने वो लिख कर भी लाई कि आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी। मैं 100 बार लिख के लाई, उस मुझे याद है। फिर दूसरे दिन जाके प्रिंसिपल को दिखाना पड़ा। तो आज मैं अगर याद करती हूँ कि मतलब 1951, मतलब इतने आजादी के इतने सालों बाद भी मतलब हम गुलामी की मानसिकता में ही रहे ना हम लोग। बिल्कुल, तो और गलत है। आज के जनरेशन भी ऐसे बोलते। तो मैंने बोला, अब किसी को बोला कि कहीं बात आई, मैंने बोला बेटा इसका घूंघट हटा दो। तो बच्चा मुझे हुँ, पलट के बोलता है, आंटी घूंघट का मतलब। ल तो मैंने बोला कि कह दो पहले तो गलती आंटी नहीं किसकी है। बोलना था। नहीं नहीं और वो दूसरा अब मेरा नहीं, वो तो था ही छोटा, तो उसने आंटी तो मुझे बोल ही सकता है क्योंकि वो मेरा भतीजा है। तो लेकिन मुझे ताज्जुब ये हुआ कि मतलब अगर इसको घूंघट नहीं पता है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो तब मुझे लगा कि नहीं नहीं बाबा, मतलब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो तो अगला सेगमेंट है मेरा फन सेगमेंट। इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें फन सेगमेंट में पहला है रैपिड फायर राउंड, जो हमें समय भी बचाएगा और आपसे उसके मैं जवाब भी चाहूँगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक फूड दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको रेस्ट ऑफ योर लाइफ ये खाना है, कोई एक फूड चूज करना है, तो वो क्या होगा? कच्ची सब्जियां कच्ची सब्जियां, या बॉइल्ड फिर भी नहीं? फल। फल फल ओके। एक्चुअली मैं करेक्ट करूंगी, फल, कोई भी ओके फल। चलो, फल ले लेते हैं। वॉज द लास्ट शो यू बिंज वॉच? जो पुष्पा भी देखो आप। इम्पॉसिबल, सब टीवी पे। पुष्पा इम्पॉसिबल ऑन सब टीवी, ओके। हाँ, अगर आप टाइम ट्रेवल होते तो आप पास्ट या फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते और क्यों? ना ना भूतकाल में ना भविष्य में, आज में ही भविष्यकाल हम में, खुश हैं। वर्तमान में रहना चाहते हैं? वर्तमान, बस बहुत वर्तमान में खुश हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है। कैट और डॉग? कुत्ते पसंद है। कुत्ते डॉग्स पसंद हैं। चलो, बहुत बहुत। ही बढ़िया बात है। मैंने पाले भी ओके। बहुत है। ओके। फन सेगमेंट के ही अंडर कई सारे सब सेगमेंट हैं, जिसमें एक सेगमेंट है दिस और दैट, कॉफी और टी? एक भी नहीं।
एक भी नहीं, ओके। बीच फ्रूट जूस। वेकेशन और माउंटेन। फ्रूट जूस। फ्रूट जूस, एक्सेप्टेबल। बीच वेकेशन और माउंटेन गेटवेज। ग्रीनरीज। जंगल। जंगल। पिज्जा और बर्गर। घर की रोटी। घर की रोटी। ये आंसर दर्शकों के लिए नहीं देना, आपकी अपनी चॉइस अगर है इनमें से कोई, आप बता सकते हो। अगर इतने सालों से मैं ऐसी ही रही हूँ दुबली पतली, तो हाँ, इस बिल्कुल तो बिल्कुल। पिज्जा बर्गर इसमें नहीं, कहीं नहीं आता है। बुक और मूवी। बुक। पुस्तक। बुक्स, पुस्तक। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन, लेट नाइट पर्सन। अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग। हाँ, उसे क्या कहते हैं हम? भोर, भोर का समय। भोर का समय। प्रातः काल हाँ, के आप प्रातः काल, प्रातः चार, काल के चार व्यक्ति साढ़े हैं। चार, हाँ। एक ऐसी चीज जो हमेशा मेरे फ्रिज में मिलेगी। हरी सब्जियां। हरी सब्जियां, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही प्रभावित आंसर है। इसका पालन ज्यादा से ज्यादा करा जाए तो आपकी हेल्थ और आपको, सॉरी, आपको स्वास्थ्य सुधर जाएगा। ओके। बकेट लिस्ट चैलेंज। ऐसी क्या चीज है जो अभी आपके, मतलब जो बोलते हैं ना, टिक नहीं लगा है आपके बकेट में, कि यार ये अभी मिसिंग है, ये करना है। अरे आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं मतलब फन वाले दूं या सही सचमुच जो इच्छा नहीं, है वो ये दूं? नहीं, बिल्कुल इच्छाएं, इच्छाएं अनंत हैं, और होनी भी चाहिए, वरना जीवन का सार कैसे मिलेगा हमें, कैसे हम जीवन हाँ, जिएंगे। तो अगर बकेट लिस्ट में कहे तो मैं काफ़ी दुनिया घूम चुकी हूँ, काफ़ी देश जगह देख चुकी हूँ। तो बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब अंदर मन की दुनिया देखने का बड़ा शौक है। तो एक 60 हम्म। दिन की शिविर होती है विपश्यना, तो वो अच्छा, मेरी इच्छा है कि 60 दिन तो की एक साधना शिविर जो करना चाहेंगी प्रीति जी। लंबे समय के लिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमेशा जब हम्म। मैं शिविर करके लौटी हूँ, मेरे लिए हम्म। हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में अच्छी घटनाएँ घटी हैं। तो कह सकती हूँ कि ये मेरी लालसा है कि और जीवन में और ओके। भी कुछ अच्छा हो, चाहत। साधना करूँ। हाँ, बिल्कुल। कि ए, कोई एक मेमोरेबल मोमेंट जो आपने फैमिली वेकेशन पे बिताया, जो आपको याद है, या एक ऐसा लम्हा जो आप चाहते हो कि यार बहुत अच्छा समय था फैमिली के साथ। फैमिली इधर वाली भी हो सकती है, उधर वाली भी हो सकती है, इज अप टू यू। फैमिली वेकेशन। हम्म। अगर मेमोरेबल मोमेंट्स की अगर बात करें तो फैमिली वेकेशन से ज़्यादा मैं एक मेमोरेबल इंसिडेंट लापतागंज की शूटिंग का कहूँगी। कि तब मैं हम्म। पहले अ, मैंने छुट्टी माँगी थी और मैं छुट्टी लेके मैं विपश्यना साधना करने गई थी इगतपुरी, नासिक। हम्म। महाराष्ट्र में नासिक में इगतपुरी नाम का एक जगह है जहाँ पे विपश्यना का बड़ा केंद्र है। तो मैं 10 हम्म। दिन की छुट्टी माँग के गई थी हम्म। और लौटने की तारीख जो मैं बता के गई थी उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को ठीक समझ में नहीं आया। तो उसे लगा कि मैं 1 दिन पहले आ रही हूँ, जबकि मैंने जो तारीख बनाई बताई थी वो 1 दिन बाद में थी। उनको जो पता था उसके 1 दिन बाद की थी। तो मैं 1 दिन देर से पहुँची तो हमारे प्रोड्यूसर बड़े गुस्से में थे कि अब ये अच्छा। आएगी एक। हाँ, क्योंकि उन्होंने सीन लिख दिया था, वो क्योंकि वो लिखते भी थे, उन्होंने हम्म। सीन लिख दिया था और शूट करना था, टेलीकास्ट होता है टेलीविज़न में, मतलब आपके पास टाइम नहीं होता है, शूट करो, फिर एडिट करो, मिक्सिंग करो, फिर उसको टेलीकास्ट करना। तो बिल्कुल वो बड़े। बड़े ऐसे आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने बोला कि इससे आने दो, इसकी तो खैर नहीं है मतलब। और मैं तो 10 दिन की साधना करके बिल्कुल मन शांत करके आई थी और हम्म। मुझे ये था कि जो भी हो देखा जाए। और मेरे आने देखा से पहले जाएगा। मुझे पता चल गया था कि वहाँ और हाँ, एकदम विपश्यना आग क्लास में ये लगी होता है। है कि आप, हाँ, विपश्यना में ये होता है आपका फ़ोन बंद रहता है उस दौरान। आप बिल्कुल आखिरी अच्छा। दिन पे फ़ोन चालू करते हो, तो आपको तब मिलती है खबर। तो मुझे जब मैंने आखिरी दिन पे फ़ोन चालू किया, मैं अभी शिविर में थी और मुझे पता चला कि वहाँ पे बवाल मचा हुआ है। तो मैंने बोला अब भगवान भरोसे हैं, अब देखा जाएगा। और पहुँची मैं सेट पे जब, तो हमारे प्रोड्यूसर
थोड़े से गरम मिजाज के, तो उन्होंने ऐसे मुझे देखा और देखते उनका गुस्सा पिघल गया। बोलते ठीक है जाओ कर लो, सीन कर लो करके। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बुलाते हैं, बोलते मैं इतना गुस्सा था, मैंने सोचा तुम्हारी मतलब क्लास लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें देख के पूरा मेरा गुस्सा ही ठंडा हो गया, बिल्कुल पिघल गया। मैं बोला सर पता नहीं कुछ अच्छे कर्म के साधना में कुछ अच्छा कर गया, जाकर बिल्कुल, फिर बिल्कुल। शांत हो गए। तो ये मुझे हमेशा जीवन में याद रहता है कि आप मन शांत रहता है तो आसपास का वातावरण भी अपने आप अगर कुछ कठिनाई हो तो वो चली जाती है। कोई ऐसी चीज़ मतलब जो आपको लगता हो कि ये मतलब जो सबसे ज़्यादा मिथ है इस इंडस्ट्री के बारे में जो आपने सुनी हो बट एक्चुअल में वैसा ना हो? एक सबसे बड़ा मिथ। हाँ, तो ये मैं काफ़ी बार ये उदाहरण भी देती हूँ कि जो लोग पर्दे पे अ, बड़े पॉज़िटिव दिखते हैं, वो असली जीवन में भी इतने ही अच्छे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जो हुँ, पर्दे पे विलेन का किरदार करते हैं या फिर कोई खराब कैरेक्टर या वैम्प का कैरेक्टर करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, उसके विपरीत होते हैं। तो ये हमेशा याद रहे कि जो पर्दे पे देख रहे हैं या फिर जितनी सुंदरता दिख रही है बाहर ना उतने ना चेहरे से ना उतने सुंदर होते हैं, ना मन से उतने हुँ, सुंदर होते हैं। या फिर उतने सुंदर हो सकते हैं जितने वो नहीं लग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता ओके, है। समझ गया। अब कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चन आने वाले हैं। फाइनेंशियल क्वेश्चन इस प्रकार कि टीवी सपोज़ दैट आपको कोई एक शो मिला, आपको प्रोड्यूसर ने साइन कर लिया, तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कितने टाइम का होता है? या पर एपिसोड या हाँ, कैसे मतलब जो सैलरी जो मिलती है आप सीधी सी बात वो कैसे हाँ, होता है ये तो स्ट्रक्चर कैसे होता है? टीवी पे ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट साल भर के बनते हैं। हम्म और लेकिन आपको हर महीने आपकी डेट्स फिक्स की जाती है कि आपके 15 दिन इस्तेमाल होंगे, 20 दिन हो गए या फिर पूरा महीना आपका होगा। हम्म ये हम्म उस तरह से हो जाते हैं और आपके उसमें से जितने दिन आप शूट करते हो, जितने दिन आपने काम किया, हम्म उसका पर डे के हिसाब से आपको आपकी तनख्वाह तय की जाती है। तो पर डे का रेम्यूनरेशन अच्छा। होता है। हाँ, तो आप ओके। कह सकते हैं कि टेलीविज़न वाले दिहाड़ी के मज़दूर होते हैं। और सपोज दैट जैसे मैं लापतागंज की बात ले लूँ, आपने ज्वाइन करा, उस समय शो किसी को नहीं पता था इतना बूम पे जाएगा, इतना अच्छा हिट हो जाएगा। तो क्या प्रोड्यूसर की साइड से बीच में ही आता है कि यार देखो अब हमें टीआरपी या हमें अच्छा कर रहे हैं तो आप लोगों का दिहाड़ी बढ़ा दिया जाए, या वो साल भर का वेट करो भैया उसके बाद फिर अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ो कि अब तो मालिक कुछ तो हम पे भी देखो आप गरीबों पे दुनिया रहम में कर कहीं दो। पर भी चले जाओ, आप दुनिया में हम्म कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी आप फ़ील्ड ले लो, किसी भी किस्म का व्यवसाय ले लीजिए, आप ये याद रखें किसी के हाथ से लक्ष्मी छूटती नहीं है। हर कोई लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न में कुछ अलग नियम बन जाते हैं, यहाँ पर भी लक्ष्मी हर कोई अपने पास रखना चाहता है। लक्ष्मी जी सबको प्यारी है, किसी के हाथ छूटती नहीं है। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। चैनल चैनल का फर्क होता है या प्रोड्यूसर, या सिर्फ वो टोटली शो बेस्ड होता है कि आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी या इतना हो जाएगा, ये मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई शो करा, वो किस चैनल पे आ रहा है ये कितना मैटर करता है? मतलब ऑफ कोर्स अगर किसी किस को चैनल पे आ रहा है तो सब उसका कवरेज अ, सब पहले तो ये हाँ। होता है कि कौन से हम्म चैनल की कवरेज सबसे ज़्यादा है, वो हम्म पहले मायने रखता है। फिर ये भी होता है कि वो शो कितना लंबा चल रहा है। कई बार शो अच्छे चल रहे हैं लेकिन चैनल उसे बंद कर देते हैं। कई बार चैनल ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं इसको चालू रखते हैं और प्रोड्यूसर की भी उतनी ही मेहनत होती है कि नहीं किसी भी हाल में उसे चालू रखें। चालू तो रखना। जितना हाँ, चालू रखना है, तो जितना लंबा शो चलता है आप उसमें निरंतर रूप से दिखते रह रहे हैं, आप वहाँ पे टिके हैं, तो हाँ, आगे जाके आपका चेहरा स्थापित हो गया तो हाँ, आप बोल सकते हैं कि हाँ, लक्ष्मी जी को बढ़ाया जाए। बिल्कुल, मतलब हाँ वो एहसास तो हो ही जाता है कि देखो यार अब हम अच्छा कर रहे हैं, लोग पसंद ऑडियंस पसंद कर रही है तो हम बेटर डिजर्व करते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत वक़्त अ, लगता है। क्योंकि मैं ये भी कहती हूँ कि हाँ, प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगता है, प्रोड्यूसर को तो बहुत रिस्क लग होता है। तो कलाकार कई बार मुँह खोल के माँग लेते हैं, लेकिन
हाँ, प्रोड्यूसर का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो जब प्रोड्यूसर को लगता है कंफर्टेबल, तभी तो वो आपके पास आगे आपको दे पाएँगे। और मतलब जैसा आपने कहा कि प्रोड्यूसर के हाथ में होता है कई सारी चीजें, यहाँ वन टू वन रिलेशन कितने मैटर करते हैं? वन टू मतलब वन एक रिलेशन तो सब जगह लाइक मैटर करते हैं। लाइक यू हैव गुड रिलेशन विद प्रोड्यूसर, बट डायरेक्टर से उतना हो सकता है आपके अच्छे रिलेशन ना हो, बट प्रोड्यूसर ही पैसा लगा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज दे देता है कि समटाइम्स जो लोग उतना डिजर्व ना करते हो उन्हें मिल जाता हो, और जो डिजर्व करते हो उनको उतना स्क्रीन टाइम ना मिले, या समझ रहे हो ना, वैसा रोल ना मिले। ऐसा होता है। पॉलिटिक्स तो सब जगह होती है। हम्म। तो हाँ, ये याद कलाकार को ये याद रखना चाहिए कि हाँ, कई लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, गलत फ़ायदा उठा लेते हैं कि मतलब आपका चेहरा एक बार जनता के मन में स्थापित हो गया है, मन में बैठ गया है, हम्म। हम्म। तो फिर किसी भी हाल में आपको देखना चाहते हैं। तो ऐसा भी होता है, हाँ, उस वजह से बहुत कुछ प्रोड्यूसर चला भी लेते हैं, आपके नखरे उठा लेते हैं। हम्म। लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है कि कलाकार, मैं कलाकार होते हुए ये कह रही हूँ कि कलाकार उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उनको लगता है कि अब तो शो हम ही चला रहे हैं, तो हम जैसा कहेंगे वैसा होगा, प्रोड्यूसर को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो कुछ हद तक प्रोड्यूसर मानते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ही सब कुछ हो। प्रोड्यूसर बिल्कुल। रातों-रात वो चेहरों को हटा के नया चेहरा ले आते हैं और जनता को वो भी पसंद आ जाता है। तो इस भ्रम में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए कि अहम ब्रह्मस्मि, ये नहीं है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए। अहम ब्रह्मस्मि, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पाइपलाइन में क्या है, हम आपको कहाँ देख पाएंगे आगे, आने दिन वाले दिनों में क्या है? अच्छा, 2 वेब सीरीज़ है, एक का तो बोल सकती हूँ, राय बिल्कुल। सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी, ओके। जो सोनी पे आने वाला है। और सोनी लिव दूसरा पे। सोनी लिव पे, सॉरी, हाँ, सोनी हम्म। लिव पे। और दूसरी वेब सीरीज़ अभी उन लोगों ने ऑफ़िशियली डिक्लेयर नहीं किया है, तो अभी मैं उसके बारे में मतलब बात नहीं कर चलो, सकती, लेकिन है। ये जो अभी जो सोनी लिव पे आने वाली है, राय सिंघानी हाँ, वर्सेस तो अब राय जैसे सिंघानी, आपने सवाल किया था, हाँ, राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी, ये ये शो का इसी साल नाम है। आएगी? अब ये चल रही है, ये ऑलरेडी ओके। ऑन एयर है, तो ऑन इसमें शूट मोड है? एक है। हाँ, अच्छा, एयर है। और इसका जी, जी, ओके। ऑन ऑन एयर ओके। है ये। और दूसरा ये है कि अब जैसे आपने कहा था कि टीवी या वेब सीरीज़, तो अब ये फ़ॉर्मेट आ गया है, टीवी ना होके टीवी प्लस या टीवी प्लस प्लस का फ़ॉर्मेट आया है। तो ये सब उसमें आता है। ये इनको आप वेब सीरीज़ भी नहीं बोल सकते, ये टीवी प्लस फ़ॉर्मेट में, जो हम्म। सिर्फ़ ये ऐप्स पे रहेगा। राइट राइट राइट, ओटीटी। हुँ, ओटीटी कह सकते हैं। और मतलब समय के साथ अपग्रेड होना जरूरी है, हुँ, हुँ। क्योंकि अब जो टीवी सीरियल्स हैं उनकी नीड या जो उनकी पॉपुलैरिटी वैसी नहीं रही है, लोग ओटीटी पे ज़्यादा हाँ, आ चुके हैं, मोबाइल पे अब हुआ ये ज़्यादा आ है, चुके हैं। जी, क्योंकि अब दर्शक बँट गए हैं टीवी हम्म। और ओटीटी के बीच में। ओटीटी पे तो बीच, बिल्कुल। इसलिए हर हर प्रोडक्शन हाउस, हर चैनल अब ओटीटी पे ही नए-नए कार्यक्रम ला रहा है, जो टीवी पे नहीं लाते हैं। तो जो ओटीटी पे आता है उसे टीवी प्लस या टीवी प्लस प्लस फॉर्मेट, सब अलग-अलग फॉर्मेट आ रहे हैं। ठीक। तो ऐसा है। आपकी जो जर्नी रही काफ़ी प्यारी रही, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, मतलब जो आपको लगता है कि एक एडवाइस भी बन सकती है दूसरों के लिए कि यार ये मेरा फॉल्ट था, ये मैंने गलती करी, ऐसा नहीं करना चाहिए था? उसमें 2 एडवाइस रहेगी। एक तो जब काम शुरू होता है टेलीविज़न में, अगर आप लीड हो या सेकंड लीड हो या फिर आपका कोई भी ऐसा हम्म। कैरेक्टर मिल जाता है जो पैर लीड के बराबर हो, काम जब लगातार शुरू होता है तो बहुत आमदनी आती है, तब हम बिल्कुल खुले हाथ से खर्चा करते हैं, हम बचत नहीं सीखते, बिल्कुल। तो मैं तब तो फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी, हम्म। दोनों के लिए उतने आवश्यक। थोड़ा बहुत आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ मिलते हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं आजकल अपने काफ़ी जो अ, दूसरे कोर्सेज़ होते हैं उनको कहती हूँ, जो यंग छोटे हैं, जो 20 से 30 की उम्र के हैं, तो उनको कहती हूँ कि प्लीज़ आप
थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग सीख लीजिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। पैसा आज आ रहा है, शो आज हिट है, हुँ, ये पता नहीं कब बदल जाएगा। तो बोलते नहीं नहीं हमने इसमें इधर इन्वेस्ट किया ना उधर इन्वेस्ट किया। मैंने बोला ये इक्के दुक्के से काम नहीं चलता है। आप अच्छे से ये हमारे लापतागंज में बहुत होता था। हम लोग खाली टाइम में क्या हुँ, चर्चा होती थी, अरे यार यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जो मुकुंदी जी थे वो तो खास, हुँ, अरे रोहतास वहां पे गोल्ड। फ्लैट ले लेते। हाँ रोहितास हुँ, जी। फिर अब्बास बोलता है अरे मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैंने तो इस जगह ले लिया है। कोई बोलता है, हमारी हेयर ड्रेसर भी बोलती थी अच्छा मैंने है ना मैंने छोटा सा फ्लैट वहां पे डाला है अभी, अब इतने साल भर से काम कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग की ज्यादातर चर्चा फाइनेंशियल प्लानिंग पे ही होती थी। क्योंकि अब काम सेट हो गया है, अब हुँ, पता है कि शो में सबको क्या कैसे करना है, तो रोज की बात हुई। अब पैसा है, अब इसका क्या करना है, क्योंकि हर किसी को घर चलाना, इतने सारे परिवारजन है, जिम्मेदारियां हैं, कैसे खर्चे उठाए। और और शो शो के सबको बीच में मालूम है, अगर शो आज है, शो आज हाँ, है, कल वही नहीं है, रहा वही तो। है। और दूसरा मान लो रहा भी तो जैसे आपने मान लो आज एक वेब सीरीज करी, अब उस बीच में 3-4 महीने का गैप है, तो उस गैप का तो कोई आपको सैलरी देगा नहीं, भरपाई करेगा नहीं, वो आपको अपनी सेविंग से ही चलाना है। तो कैलकुलेशन जो जाते मतलब रैप करने से पहले आप अपने फैंस को मैसेज देना चाहो, प्रीति अमीन से की तरफ से या सुरीली की तरफ से, है ना? या फिर तृष्णा की तरफ से, श्रेवंती की तरफ से, गीता की तरफ से, क्योंकि लोगों ने आपको भिन्न भिन्न किरदारों में देखा है, सबकी पसंद और सबकी ना पहचानने का दूसरा अंदाज है, तो एक कॉमन तो मैसेज। एक मैसेज, अगर एक संदेश देना चाहूंगी अपने दर्शकों को, तो यही रहेगा कि निशुल्क सलाह केंद्र ना खोल के बैठे। ये हमारे हम्म, भारत में बड़ा रोग है, हम बिना मांगे हम सलाह देते रहते हैं। और जिससे अगर छोटे हो तो उनको लगता है कि अरे क्या पका रहे हैं, बड़े हो तो उनको लगता है अच्छा ये छोटे हो के हमको ज्ञान दे रहे हैं। या फिर किसी ने मांगा नहीं तो और आपने उनको सलाह दे दी, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कर, वैसा करिए, देखिए मैं ऐसा करता हूँ, तो उनको लगता है कि अरे बहुत अपने आप को तीसमार खा समझ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप अच्छे बन रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ आप किसी को सहयोग करना चाह रहे हैं, लेकिन उल्टा ये होता है कि लोग आपको बुरा मानते हैं, आपकी बात का बिल्कुल। बुरा मानते हैं, आपको नापसंद करते हैं। इसलिए निशुल्क सलाह केंद्र ना खोल के बैठे। अ, अब हम सुरीली पे आते हैं। हाँ, मैं कन्वे कर दूंगा फिर कि कुछ भी बोल दो, चलो आप पहले। अगर सुरीली के अंदाज में कुछ कहना है तो ये तो एक तकिया कलामी कह लीजिए, जो हर बार हम्म, ये सुरीली बोलती थी। जब भी वो बीजी पांडे को देखती थी तो बोलती थी बी बी कर रही थी। तो ये मुझे हमेशा याद आता है, बी करती थी। और अगर मौसी हैं उसको सुरीली को ये बताना है कि मौसी अभी नहीं, तो कैसे सुरीली कैसे रिएक्ट करती थी? हाँ तो माँ हमेशा जो मौसी जी थी वो हमेशा बीजी हाँ, पांडे के पीछे पड़ी रहती थी और हम्म, उसकी डांट लगाती थी, उसकी धुलाई करती थी। तो एक ही रहता था कि बीजी पांडे दिखा तो बी, और माँ दिख गई तो बोलती मायो नयो मायो नयो। चलता था। ये फिक्स होता था हमारा। चलो आपने बोला, इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, जब ये कैरेक्टर मिला तो इसकी मतलब आप एक कलाकार तो होते हो, पर अभिनय भी नई नई चीज सीखने का मौका देता है, ये भी एक नई चीज थी, तो ये इसकी कितनी प्रैक्टिस आपने करी, वो फ्लुएंसी, क्योंकि सिर्फ वैसे बोलना ही नहीं, वो दर्शकों को पसंद आना भी जरूरी होता है, तो आपकी यही चीज इतनी दर्शकों को पसंद आई, तो इसकी कितनी प्रैक्टिस, अभ्यास कैसे, मतलब ये चीज कैसे आपने उसको इम्प्रोवाइज करा, क्योंकि डायरेक्टर ने तो मांग रख दी कि भैया ऐसा किरदार हमें चाहिए। ये इसे कैसे करना था ये मुझे अश्विनी धीर सर ने बताया। मैंने बोले ये करना कैसे है, तो उन्होंने मुझे हम्म, करके दिखाया। तो उनका थोड़ा थोड़ा मैंने पकड़ा। फिर शुरुआत के पकड़ा। चंद दिनों में उन्होंने निर्देशन किया, हालांकि दूसरे एक निर्देशक थे, लेकिन अश्विनी धीर सर रहते थे, तो उन्होंने करवाया पूरा थोड़ा थोड़ा।
और बाकी वही होता था रोज जब स्क्रिप्ट आती थी, अब इसके लिए क्या करना है, हम्म। कुछ कुछ बैठ के सोचती थी, करके देखती थी, रिहर्सल होती थी, रिहर्सल में करती थी। तो घर जाके भी कई बार सोचती थी, अरे इसके लिए क्या करे, इसके लिए क्या करे। तो वो अकेली था, इसमें ऐसा भी नहीं था कि आप किसी के साथ चर्चा करके हाँ, इसके नहीं लिए कुछ क्या कर चर्चा सको। करोगे, कोई सामने वाला थोड़ी वैसे ही बोल रहा है आपको वी वो या वो हाँ करना है। हाँ हाँ, कई बार ऐसा हो जाता था, मुंह से शब्द पूरे पूरे निकल जाते थे, तो डायरेक्टर बोल रहे थे कि प्रीति इतना साफ तो नहीं हम ले सकते हैं। बोलते अच्छा सर, ऐसा क्योंकि बोलने की आदत है तो आप साफ शब्द आ जाएंगे, स्पष्ट आ जाएगा। तो सर बोलते थे कि नहीं नहीं, इतना ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा आपको इसमें हम्म। गूंगापन लाना पड़ेगा। तो फिर सोचती थी क्या करना है करके। तो और रोज सुबह लाइन याद करने से ज्यादा अब ये सोचती थी कि अब इस पे क्या करना है। तो मैं सामने वाले को पूछती थी, जो भी कलाकार होता, कि आप क्या करने वाले हो। क्योंकि और शब्दों से ज्यादा मुझे हम्म, हाथों का प्रयोग बहुत करना पड़ता था उसमें। तो मैंने सोचा तो इसका भी मैंने ये तोड़ निकाला था कि हर चीज शब्द से नहीं कर सकते, तो उससे कुछ ना कुछ मतलब हाथों के हाव भाव से आप समझा सकते हो। और अगर अब लापतागंज 3 बनता है तो क्या आप मतलब काम करना चाहोगे? वो लोग च, मुझे लेना मन चाहेंगे, वो नहीं हो मन भी में, रहे। वो नहीं वो क्वेश्चन था, मन में चाहत है पहली कि लापतागंज बने और फिर से सभी से जो कलाकार थे आपके उनसे बिल्कुल मिलने को। बिल्कुल हाँ, लापतागंज शो तो मतलब बहुत ही बढ़िया था। शरद जोशी की कहानियों पे आधारित था जब कहानियां शुरुआत पहला हुआ था। सीजन बिल्कुल उस। हाँ, तो उनकी कहानियों पे आधारित था। तो वो हास्य व्यंग था। तो वो और उनकी पुस्तकें तो बहुचर्चित रही हैं। तो और उसका एडेप्टेशन टेलीविजन पे अ, वो भी एक अश्विनी धीर सर के द्वारा जो जिनकी लिखावट इतनी बढ़िया रही है। तो वैसा तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हो दोबारा ये शो, क्योंकि एक एक किरदार उन्होंने अलग अलग बनाया है, मतलब एक से दूसरा बिल्कुल भिन्न था। तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगी। मैं दोबारा सुरीली कर पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। नहीं वो शायद तो हो अगर मुझे जाएगा। दूसरा कोई नहीं अगर कर पाऊंगी तो लापतागंज बिल्कुल। बनता है तो फिर दूसरे किरदार में लोगों की चाहत वही रहेगी, क्योंकि उन्होंने दूसरी सुरीली को बड़े मुश्किल से अडॉप्ट करा था। तो लेकिन दूसरा शायद अभी किरदार अब बने तो अब हाँ, बिल्कुल अलग तरीके से बने। अब शायद उन पुराने बिल्कुल किरदार थोड़ा कोई भी ना नहीं हो। बिल्कुल थोड़ा मॉडर्नाइज, बट पुराने किरदार आज भी मतलब टचवुड आपको ही देख लो सब फिट एंड फाइन है। सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है, फिट एंड फाइन है। तो बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा कि अब इतना काम करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद अब कैसा लगता है, मतलब प्रीति अमीन से अगर मैं पूछूं कि कैसे हो, तो क्या वो आपका जवाब क्या होगा? पर्दे पे काफी काम कर चुकी हूँ। हम्म। काफी नहीं तो लेकिन सफर काफी लंबा रहा है समय के हिसाब से। मतलब हम्म। शोज ज्यादा हुए कि नहीं पता नहीं, लेकिन समय काफी दिया है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं आ, थोड़ा बहुत मेरा हमेशा पहले से ही रहा है, थोड़ा बहुत करते हुए समाज सेवा करती रही थी। अब कई बार मन करता है कि थोड़ा और समय दूं समाज के लिए, समाज सेवा के लिए। हम्म। तो ये मन रहता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा समय देना है। और मतलब कैसे देना है, पॉलिटिकली या वैसे एनजीओ या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके? पॉलिटिकल राजनीतिक क्षमता तो नहीं है हमें। हम्म। वो उतनी शांति नहीं है, उसके लिए बहुत ढीठ बनना पड़ता है, बहुत मन को दृढ़ करना पड़ता है। उतनी तो अभी उस क्षमता नहीं है। हाँ, किसी एनजीओ के साथ जुड़ के थोड़ा बहुत हम्म। लॉकडाउन के समय मैंने किया भी था वो, फिर वापस काम शुरुआत तो नहीं कर पाए। तो ऐसा मन करता है कि ये करती हूँ। तो प्रीति अमीन जी, आज के इस रोमांचक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बिताया ये सारा समय जो पॉडकास्ट के दौरान हमारे लिसनर्स के लिए एक
अद्वितीय अनुभव रहा है। हमें खुशी है कि आपने हमारे शो को आकर इसमें और चाँद-चाँद लगा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर कभी जल्दी मिलेंगे और ज़िंदगी में आप अपना ध्यान रखें और जो भी हमने ये पल वर्चुअली बिताए, ये काफ़ी मिलनसार थे। सो अलविदा तो नहीं कहूँगा, बट यही कहूँगा कि फिर मिलेंगे। जी और बिल्कुल, अभिषेक फिर यादव, मिलेंगे। अभिषेक दिल्ली वाला पॉडकास्ट और उसकी ऑडियंस की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता है कि आपने जो हमें समय दिया। अपने हेक्टिक शेड्यूल से मैं ये कहूँगा पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ से कुछ समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शक के लिए निकाला कि उस किरदार को हम फिर से एक कर पाए, रिवाइव कर पाए और जनता के बीच में इस पॉडकास्ट को हम आज लेके आए हैं। तो ये मतलब काफ़ी बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इसकी मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल। चलिए, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और जनता से जुड़ने का मौका दिया, वरना हम थोड़ा दूर ही रहते हैं और इतनी बातचीत तो मैं नहीं ही करती हूँ, आज काफ़ी बातचीत कर ली और आपके प्रश्न भी कुछ ऐसे बड़े सहज से रहे, वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ़ किसी एक कार्यक्रम की या एक शो की ही बात करते हैं, तो बड़ी उसकी चर्चा करते रहना पड़ता है, तो ऐसा मुझे लगता है कि आप जब कार्यक्रम देख ही रहे हैं, तो कार्यक्रम देखे ना, हुँ। मैं उसकी चर्चा क्यों करूँ? तो यहाँ हमने जो पर्दे पे दिखता है, उसके अलावा व्यक्तिगत जीवन की भी कुछ बातें करी, तो वो भी मुझे करने में आपसे उस अपने दिल की बात शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक। थैंक यू। थैंक यू। ये पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि हम इंटरव्यू नहीं करते, एकदम जर्नी के बारे में पूरी बात करते हैं। तो मुझे मतलब उम्मीद है या मेरी आशा यही है कि जो पर्पस था वो अचीव हो पाया और सफल हो पाया और आपको हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ के काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरी आशा और कामना यही है। तो जी, धन्यवाद बिल्कुल। प्रीति जी, आपने जितना भी समय हमको दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट के सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो अपने सुझाव, अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताइए कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, ताकि हम जान सकें कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं और हम इसे आगे कैसे सुधार सकते हैं।